तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लॉज ऑफ मोशन में आज हम पुली से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पुली पहले बेसिकली होती क्या है। देखो, आप लोगों ने अपने गाँव वाँव में जब आप लोग कहीं जाते हैं तो ट्यूबवेल देखा होगा। एक हमारा ट्यूबवेल होता है। ट्यूबवेल कैसा बना होता है? ऐसा वहाँ पे एक वेल होता है लगा हुआ, कुआं जिसको हम लोग कहते हैं। ये मेरा वेल है। इस वेल में पानी भरा हुआ होता है। ठीक है। और इस वेल से कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है। यहाँ पे एक चक्का पुली बंधी होती है। पुली के एक साइड में पानी का बाल्टी होता है और एक साइड ऐसे रस्सी होती है। तो गांव में लोग क्या करते हैं, ऐसे इस रस्सी को खींचते हैं अपने तरफ नीचे की ओर। तो ये पानी की जो बड़ी बाल्टी है ये ऊपर आ जाती है। तो बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है कि ये मेरी पुली है, एक सैंपल पुली। ये मेरे पुली के दो पॉइंट है। यहाँ पर मैंने रखा है बकेट। इस बकेट के अंदर है मेरा वाटर और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपने साइड से। ठीक है। तो जब पुली का दो पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट में जब नीचे में फोर्स लगा रहा हूँ तो ये पार्ट में की ओर ऊपर की ओर जा रहा है। ये मेरा एक बेसिक पुली है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या अज्यूम करता हूँ ना कि ये जो मेरी पुली है ये फ्रिक्शनलेस है और इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक पुली है जिसको कि हम आइडियल पुली कहते हैं। अच्छा, दूसरी नाम से तो क्लियर होगा ना कि पुली, इसमें वर्ड क्या आ रहा है? पुल मेरा वर्ड आ रहा है। जिस चीज को पुल कर सके तो इसको एक्चुअली हम लोग पुल ही कर रहे हैं अपने साइड। ठीक है। तो इसलिए इस वर्ड पुली को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो पुली का बेसिक फंक्शन क्या होता है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे पुली का यूज किया जाता है। तो अभी जो हम लोग पुली कंसिडर कर रहे हैं ना, ये एक आइडियल पुली है। आइडियल पुली मतलब जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है? क्योंकि रियलिटी में जो पुली होती है ना, जैसे पुली का जो ये वाला मटेरियल मटेरियल जो होता है ये मेटल का बना हुआ होता है, प्रिफरेबल का बना हुआ होता है। ठीक है। और ये जो दोनों साइड रोप है ये रोप होते हैं। तो जो आइडियल पुली होती है ना हमारी, उनमें इस जो मेटल का बीच का पार्ट, सर्कुलर पार्ट, और जो रोप भी उसके बीच कुछ फ्रिक्शन होता है हमेशा। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज क्या होती है, ये पुली जब टंगी होती है दीवार से, सपोज करो यहाँ से पुली टंगी हुई दीवार से, तो पुली का जो ये गोल वाला पार्ट है ना ये भी रोटेट करता है। तो आप इसको खींच रहे होते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ये पुली का पार्ट भी रोटेट करता है। ये होती है मेरी एक आइडियल पुली। हम फिजिक्स में अभी के लिए इसको एक फ्रिक्शनलेस और नो रोटेशन वाली पुली कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए। हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि पुली काम कैसे करती है। बाकी जो ये रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इस चीज को हम लोग जो चैप्टर रोटेशन सर पढ़ाएंगे आप उसमें आपको बताएंगे कि जब एक आइडियल जो रियल लाइफ पुली होती है उसको हम लोग खींचते हैं तो पुली भी रोटेट करती है, उसका कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पुली का जो ये पार्ट है ना ये रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, पुली में जो फोर्स लगा रहे होते हैं इस फोर्स को हम लोग टेंशन कहते हैं। ठीक है। अब टेंशन क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि हमको पता है टेंशन एक कांटेक्ट फोर्स होता है। और टेंशन किस में लगता है? रोप्स में लगता है, स्ट्रिंग में लगता है, रॉड्स में लगता है, ऐसी ऐसी चीजों में हमें टेंशन फोर्स लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग टेंशन कहते हैं। अच्छा, जब फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी एक्टिव हो जाएगा। थर्ड लॉ क्या कहता है मेरे पास? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम एक फोर्स लगा रहे हैं तो इसके बदले में एक फोर्स हम पे भी लगेगा। मतलब अगर हम रस्सी पर फोर्स लगा रहे हैं तो हम पे भी रस्सी एक फोर्स लगाएगी। ठीक है। ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये रही हमारी फ्रिक्शनलेस रोटेशन वाली पुली। अच्छा, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं? तो पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि टेंशन हम लोग देख रहे होते हैं कि पुली में हमारा टेंशन कितना लग रहा है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं एक्सिलरेशन। ये पार्ट जब नीचे आ रहा है तो कुछ ए एक्सिलरेशन से आ रहा होगा, ये पार्ट जब ऊपर जा रहा है तो ये कुछ एक्सिलरेशन से जा रहा होगा। एक्सिलरेशन देखते हैं। तीसरी चीज, आगे हायर क्वेश्चंस करने पे पता चलेगा कि कभी कभी हम लोग वेलोसिटी भी चेक कर रहे होते हैं। यही कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हम लोग पुली का यूज करके समझना चाहते हैं
कि टेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, मेरी मेरी वेलोसिटी क्या होती है, ये सब चीजें हम समझना चाहते हैं पुली का हेल्प से। तो देखो, ये रही आपकी एक आइडियल पुली। ये मेरा इस रॉड से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये मेरी पुली, ये रहा उसका सर्कुलर पार्ट, ये उसके दो रोप्स रहे, ठीक है। अब इसके कोने में मैंने क्या किया है, एक मास M1 यहाँ टांग दिया है, एक मास मैंने यहाँ M2 टांग दिया है, ठीक है। अब देख के किसी को फील आ रही है क्या कि M2 ग्रेटर देन M1, क्यों? क्योंकि M2 नीचे है तो ऑफ कोर्स M2 भारी होगा, तो M2 पे ज्यादा ग्रेविटेशन लग रहा होगा, mg उसका ज्यादा होगा, M1 का mg कम होगा, इसलिए M1 ऊपर है। ये चीज हमें क्लियरली दिख रही है इसमें। अच्छा, एक जो अज्यूम करने वाली कॉन्सेप्ट है वो ये है, अच्छा छोड़ो वो कॉन्सेप्ट बाद में, पहले ये चीज कि पुली को सॉल्व कैसे करते हैं। पुली को सॉल्व करने का जो सबसे सिंपल सा तरीका होता है, जो पूरे एनएलएम चैप्टर में आप लोग अभी तक कर रहे होंगे, वो होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अज्यूम डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशंस एंड ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ऑल मासेस, इफ रिक्वायर्ड रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग द एक्सिस। तो पुली को, एक जनरल पुली को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं वो बताता हूँ। पहला पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले जब पुली को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग एक एफबीडी बनाते हैं, ड्रॉ एफबीडी। जब भी पुली के क्वेश्चन आएंगे, ये जो मैं स्टेप्स यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, इन सारे स्टेप्स को आप बारी बारी से इवेल्युएट कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहला चीज क्या, क्वेश्चन देख के सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम में हमारा क्या क्या इंक्लूडेड होगा, उसमें सारे फोर्सेस को लिखेंगे, जितने भी फोर्सेस उस ब्लॉक पे एक्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस पर सारे एक्सलरेशंस लिखेंगे। दूसरा चीज, अब अज्यूम करते हैं कि फोर्सेस मेरे किसी एंगल पे लग रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व द फोर्सेस। रिजॉल्व द फोर्सेस, रिजॉल्व का मतलब से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये मेरा फोर्स एक ऐसे डायरेक्शन में लग रहा है एफ थीटा एंगल पे, तो मैं इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लूंगा, जहां पे मेरा जो ये थीटा एंगल है, जहां पे जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो हम लोग पुली को ब्रेक कर लेंगे, उस सॉरी पुली को नहीं, उसके फोर्स के कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लेंगे, ताकि हमारे पास डायरेक्शन दो ही रह जाए, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। तो पहले हमने उसका एफबीडी बना लिया, एफबीडी में हमने फोर्सेस लिख लिया, एक्सेलरेशन लिख लिया, फिर हमने उसके सारे रिजॉल्व फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। तीसरी चीज हम यहाँ पे लगाएंगे अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या अप्लाई कर रहा हूँ, F इज इक्वल टू एम ए में अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मासेस आपको यूजुअली दिए होते हैं पुली के, एक्सेलरेशन आप लोग एज्यूम कर रहे होते हैं, और ये इक्वेशन हम लोग लगा रहे होते हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू एम में हम लोग यूज करते हैं। ये 3 स्टेप्स है मेरे एक पुली के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, 1 2 एंड 3। अच्छा, फोर्सेस की बात करते हैं अब। जब ड्रॉ के मेरे दो पार्ट हैं, ए और फोर्सेस और बी एक्सेलरेशन, इनकी बात करते हैं। जब हम फोर्सेस निकाल रहे होंगे ना, फोर्सेस में सबसे आसान फोर्स जो हमारा होता है टेंशन का फोर्स होता है। टेंशन का फोर्स कहाँ होता है, रोप्स में हो रहा होता है, तो एक टेंशन फोर्स हम लोग लिखते हैं। दूसरा हम लोग mg की फोर्स लिखते हैं, mg मतलब जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रही है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी fg, ये लिखते हैं हम लोग। टेंशन और mg, कभी कभी क्या होता है, ना टेंशन लगता है ना mg लगता है, तो वहां पे कोई फोर्स लग रहा होता है, तो उस थर्ड केस में हम लोग उस रिक्वायर्ड फोर्स को कंसिडर कर लेते हैं। ये हो गया मेरी बात फोर्सेस। सेकंड पार्ट है मेरा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक पुली को अज्यूम करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ropes आर इक्वल। ये आपका पुली को सॉल्व करने का सबसे बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा हमेशा। एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा सेम रहेगा रोप्स के अलोंग। रोप्स के अलोंग मतलब अगर एक पुली है तो उसके दो रोप बनते हैं, ठीक है। उन दो रोप्स में जो मेरा एक्सीलरेशन है और उसके साथ टेंशन, मेरा टेंशन है, दोनों सेम रहता है। टेंशन और एक्सेलरेशन सेम रोप में हमेशा सेम रहता है। इस पॉइंट को अपनी नोटबुक में या कहीं भी जहां भी आप नोट करना चाहें नोट कर लें।
टेंशन स्लैश एक्सेलरेशन ऑलवेज सेम इन सिंगल रोप। मतलब कि जब मैं कर्व ड्रॉ कर रहा होता हूं तो मैं कैसे ड्रॉ करता हूं, क्वेश्चन पे आते इसी में सॉल्व बता देता हूं। जब हम पुली ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहे होते हैं, एक ये साइड। अब देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो रोप है वो एक ही रोप है, इसी रोप को मैं यहाँ लेके गया हूँ, यहाँ पे घुमाया हूँ और इसको यहाँ से नीचे ले आया हूँ, तो क्या एक सिंगल रोप है? हाँ बिल्कुल सिंगल रोप है। सिंगल रोप का मतलब इस रोप में जो टेंशन होगी वो हर सेट पर सेम लग रही होगी, और जो एक्सिलरेशन होगा इस रोप का वो भी सेम होगा दोनों रोप्स के लिए। मतलब कि अगर रोप का ये वाला मान लो यहाँ पे 2 वेट मैं लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये वेट भारी है, सपोज कीजिए ये वाला वेट भारी है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर ये पार्ट मेरा एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना, तो ये वाला पार्ट मेरा एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज सेम इन सिंगल रोप, सिंगल रोप में एक्सेलरेशन हमेशा सेम ही होता है। अच्छा, टेंशन भी सिंगल रोप है तो टेंशन भी इसके अराउंड सेम होगा। कैसे टेंशन सेम होगा? अगर यहाँ से ऊपर की ओर टी टेंशन लग रहा है तो यहाँ से नीचे की ओर टी लगेगा, यहाँ से भी नीचे की ओर टी टेंशन लगेगा और यहाँ से ऊपर की ओर टी टेंशन लगेगा। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखें इसको, मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, ये जो टी टी का पेयर है ना, ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये जो टी टी का पेयर है ना, ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। मतलब एक रोप है, उसके 2 पार्ट हो गए, एक इस साइड है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। राइट साइड में मेरे टेंशन के 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों क्या काम कर रहे हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर का, जो मैंने आपके पीछे वाली स्लाइड में बताया था, न्यूटन थर्ड फॉलो कर रहे होते हैं। एक साइड में टेंशन लगा ऊपर की ओर, एक्शन हुआ, ये इसका रिएक्शन क्या होगा? इसने नीचे की ओर फोर्स लगाया। सिमिलरली इधर से ये नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, यहां से ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है मेरे। इतने कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए कि नहीं आए पुली के? जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने बताए, ये सारे कॉन्सेप्ट पुली के समझ सबको किसी को कोई डाउट? सबसे बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट वही है कि आपको एक्सेलरेशन और जो टेंशन है दोनों सेम मान के चलना है। दोनों मान के क्या चलना है? दोनों सेम होती है एक सिंगल रोप में। एक पुली के अराउंड एक सिंगल रोप होता है। एक चीज, दूसरी चीज, मैंने कुछ स्टेप्स लिखवाए थे कैसे कैसे तोड़ना है। पहले एफबीडी में ड्रॉ करना है, एफबीडी में मुझे फोर्सेज और एक्सेलरेशन डालने हैं। दूसरा, अगर फोर्सेस किसी कंपोनेंट में है, एंगल पे है, तो उनको रिजॉल्व करना है। और तीसरा, मुझे एनएलएम लगाना है, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम एल लगाना है। ये 3 मेरे छोटे से स्टेप्स हैं पुली को सॉल्व करने के। क्लियर है सब कोई को? चलो बढ़िया। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? ये मेरा एक पुली है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है मेरे, एक M2 मास है मेरे पास, एक M1 मास है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे बताना है कि जो एक्सेलरेशन है मेरा, उस एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी मुझे पता करना है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं कैसे पता करूंगा? यहाँ पे देखिए, ये मेरा था, ये मेरा एक पुली है, ये इस पुली के 2 एंड हैं। ये मास हमें कहा है ये M2 है, ये मास हमें कह दिया ये मास M1 है। कभी कभी फोटो कंफ्यूजिंग भी होते हैं, नहीं दिया होता है कि M1 बड़ा है कि M2 बड़ा है, डजेंट मैटर। आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं कि कोई भी मेरा बड़ा है, कोई भी छोटा है। अगर एक बड़ा है तो वो नीचे जा रहा होगा, दूसरा ऑफ कोर्स ऊपर जा रहा होगा। फोटो कंफ्यूजिंग करते हैं, कई बार फोटो क्लियर नहीं होते हैं। फोटो में जरूरी नहीं कि फोटो में जो दिख रहा है वही सही हो, तो इसलिए कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हैं, डजेंट मैटर। आखिरी में आपका आंसर सेम ही आता है, डायरेक्शन प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो मेरे 2 मास दे दिए M2 और M1। मुझे पूछा है कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, इस रोप का, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा है मेरे से। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपना स्टेप 1 फॉलो करूंगा। स्टेप 1 क्या था मेरा? मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं।
फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, फोर्सेस चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे m1 मास को ड्रॉ करता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, m1 पे फोर्स कितना लग रहा है, m1 पे एक नीचे इसकी mg फोर्स लग रही होगी जो मास के कारण m1g, तो नीचे मैंने लगा दिया इसका m1g। अब जब नीचे m1g लग रहा है तो ऊपर एक टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पे एक टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पे एक टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पे एक टेंशन T लग रहा होगा एक्शन रिएक्शन पे। ठीक है, तो ऊपर में इसके पास एक फोर्स लग रहा है टेंशन T, दो ही फोर्स है मेरे पास m1 के पास। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या एज्यूम करेंगे, मैं अपनी क्वेश्चन के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा m1 a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, चूंकि ये एक स्पाइरल रोप है और अगर m1 a से नीचे जा रहा है तो साइमल्टेनियसली m2 क्या हो रहा होगा, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स में a है, ये हो गया मेरा पहला। दूसरा बॉक्स मेरे पास क्या है, m2 है। m2 में क्या होगा, m2 में अगर नीचे लग रहा है m2g, ऊपर में टेंशन इसमें भी लग रहा है t, और इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ इसकी एक्सेलरेशन a है, इसकी एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट एफबीडी। सेकेंड स्टेप क्या था, कंपोनेंट्स ब्रेक करना। मेरे सारे फोर्सेस वर्टिकली अलाइंड हैं, कोई किसी पे एंगल पे नहीं है, मुझे कोई कंपोनेंट्स ब्रेक नहीं करने हैं। सेकेंड स्टेप क्लियर है। तीसरा स्टेप क्या था कि मुझे F इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन लगाना है। तो पहले वाले भी आपके लिए आप लोग F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे। तो देखो F इज इक्वल टू एम ए मुझे लगाना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होगा, इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो मेरा फोर्स होगा। फोर्स में कैसे कैलकुलेट करूं, टी माइनस एम वन जी करूं, एम वन जी माइनस टी करूं, जल्दी से इसका जवाब दो मुझे। टी माइनस एम वन जी करूंगा नेट फोर्स के लिए या एम वन जी माइनस टी करूं, सर टी माइनस एम वन जी। टी माइनस एम वन जी, टी माइनस एम वन जी क्यों करूंगा, कोई रीजन इसका? किसी और के पास कोई रीजन है? टी माइनस एम वन जी होगा या एम वन जी माइनस टी होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या होगा और क्यों होगा। दो ही ऑप्शन है, दोनों का मुझे चाहिए कि आप लोग जो आंसर दे रहे हैं उसका रीजन क्या है उसके पीछे का। जल्दी से सोच के बताओ, टी माइनस एम वन जी होगा या एम वन जी माइनस टी होगा, और रीजन के साथ बताओ क्या रीजन हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दो फोर्सेस है मेरे पास, कौन बड़ा है कौन छोटा है मैं कैसे डिसाइड करूंगा दोनों पे। टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी, सबको का दिमाग टी माइनस एम जी पे जा रहा है। मैं बताता हूँ, देखो आप लोग चाहो तो कोई भी चीज इसमें यूज कर सकते हो, आई टी माइनस एम वन जी और एम वन जी माइनस टी। मैंने कहा था ना डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए की वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, एट द लास्ट मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, इस वाले ए की। तो ए की वैल्यू सेम ही मिलेगी, मैं टी माइनस एम वन जी करूँ या एम वन जी माइनस टी करूँ। ये एक चीज। दूसरी चीज क्या है, मैं इंटेलिजेंट इंसान हूँ, मुझे चाहिए ना कि मुझे निगेटिव चीजें देख करके मुझे होती है, मिचमिच होती है थोड़ी सी, मुझे नेगेटिव चीजें नहीं पसंद है। तो मैं जिसका लॉजिकल अप्रोच है वो लेके चलना पसंद करता हूँ। हाँ, अगर क्वेश्चन एकदम ही ब्लैंक है, मुझे पता ही नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में मान के चलूंगा। यहाँ पे मुझे क्लियरली पता है कि एम बड़ा है एम वन जी बड़ा है। कैसे, आप लोगों ने कभी रस्सी को खींचा है, दो लोग मिलकर के किसी बुक को खींचते हैं या रस्सी को खींचते हैं, उस चीज में क्या होता है, मान लो मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे चलो ये है जुवेरिया, ठीक है, ये दीपिका है जो रस्सी है, और ये मालिनी है। ठीक है, तो दीपिका को जुवेरिया और मालिनी दोनों अपने अपने तरफ खींच रहे हैं, मालिनी अपनी तरफ खींच रही है, जुवेरिया अपनी तरफ खींच रही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ कंपटीशन में, मैं यहाँ पे रेफरी हूँ। ठीक है, दोनों अपनी तरफ खींच रही हैं।
तो कभी इधर जा रही है दीपिका, कभी इधर जा रही है। अब क्या हुआ, एक टाइम आया जब जुवेरिया ने ज्यादा पुल कर लिया इधर, मालिनी के हाथ से रस्सी छूट गई और दीपिका आ गई जुवेरिया के पास। मैं विनर किसको कहूंगा? जुवेरिया को, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि दीपिका को उसने अपनी तरफ खींच लिया। क्यों खींचा? क्योंकि जुवेरिया ने फोर्स ज्यादा लगाया। फोर्स ऑफ जुवेरिया ग्रेटर देन फोर्स ऑफ मालिनी। तो जुवेरिया ने फोर्स ज्यादा लगाया। जुवेरिया ने फोर्स ज्यादा लगाया तो उसका रिएक्शन क्या हुआ कि दीपिका जुवेरिया के पास पहुंच गई। कैसे पहुंची? एक्सिलरेशन करके पहुंची। दीपिका कुछ एक्सिलरेशन करके जुवेरिया के पास पहुंची। मतलब कि दीपिका की एक्सिलरेशन किस डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है। ज्यादा फोर्स किसने लगाया? जुवेरिया ने। तो एक्सिलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? जिस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है। अगर मैं किसी को नॉर्मल सिचुएशन बता दूं कि दीपिका और मालिनी, जुवेरिया और मालिनी दोनों थे, दोनों ने दीपिका को खींचा और दीपिका फाइनली चली गई जुवेरिया के पास, तो क्या कंक्लूड कर लोगे आप लोग? कि जुवेरिया ने ज्यादा फोर्स लगाया, यानी कि जुवेरिया का फोर्स बड़ा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। मेरे पास दो फोर्स है, टेंशन और M1G। मुझे नहीं पता दोनों में से बड़ा कौन है। मैं गया एक्सेलरेशन को देखने, मैंने देखा एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो रहा है, मतलब कि M1G की तरफ एक्सेलरेशन जा रहा है। यानी कि M1G का जो पार्ट है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि तभी एक्सेलरेशन M1G के पास आ रहा है। तो जब मैं फोर्स F इक्वल टू ma लगाऊंगा ना, मैं करूंगा M1G माइनस टी। क्यों? क्योंकि ये मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी देगी। आप लोग T माइनस M1G भी कर सकते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक नेगेटिव साइन को बार बार बोरो करके चलने से अच्छा है कि पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चले। अगर आप लोग T-M1G करेंगे ना, अगर a की वैल्यू +3 आनी होगी तो आप लोगों की a की वैल्यू -3 आएगी। -3 मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो a की डायरेक्शन आप लोग नीचे ले रहे थे ना, ये a की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है उस दोनों केस में, दोनों ही केस सही हैं। बस बात है कि अगर मुझे दिख रहा है कि कौन सा फोर्स बड़ा है, तो मैं पहले से ही उस माइनस के जो चांसेस हैं आने के, जिससे क्वेश्चन में कई बार गड़बड़ी हो सकती है, उसको हटा के चल रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा M1G माइनस टी। कॉन्सेप्ट क्लियर है सब कोई को? कैसे पता करना है कौन सा फोर्स क्लियर है? जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा मेरा, उस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो मेरा नेट फोर्स आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? यस सर, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट कभी मत भूलना। M1G माइनस टी हो गया इज इक्वल टू Ma। M मेरा कितना है? M1। एक्सेलरेशन कितना है मेरा? A। ये मेरा बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, अब इसमें आप लोग बहुत क्लियर हो, टी और M2G है। एक्सेलरेशन किसके पास जा रहा है? टी के पास, मतलब कि टी मेरा बड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे? टी माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 2। मुझे निकालना किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। मेरे पास वेरिएबल क्या क्या है? ए और टी मेरे पास वेरिएबल है। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। खटाक से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से माइनस टी, यहाँ से प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा M1G माइनस M2G इक्वल टू, दोनों ये दोनों ऐड हो जाएगा, M1 प्लस M2A। यहाँ से मेरी A की क्या वैल्यू आ जाएगी? M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू। जब A की वैल्यू आ गई है तो किसी भी एक इक्वेशन में A की वैल्यू डालेंगे तो मेरी किस वैल्यू आ जाएगी? टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में यही दो चीज आपको हमेशा पूछेगा। एनएलएम का आप जितने भी क्वेश्चन उठाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन में दो ही चीज पूछेगा, या तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, या तो टेंशन की वैल्यू बताओ। पुली का एक्सेलरेशन कितना है और पुली का टेंशन कितना है, या ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना है, ब्लॉक्स का टेंशन कितना है। यही चीज पूछेगा हमेशा ही आपको क्वेश्चन में। ठीक है? ये आ गई मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू, टू वेरिएबल टू इक्वेशन को सॉल्व करके। अगर सपोजिंगली मान लेते हैं आपको गलत आइडिया लगा, आपने टी माइनस M1G यहाँ किया होता, तो यहाँ पे क्या बन रहा होता? ये टी माइनस M1G बनता। इसको आप लोग दोबारा अपने कॉन्सेप्ट से क्या लगाते? M2G माइनस टी लगाते। उसके क्या होता है? माइनस माइनस दोनों कट जाता और सेम आंसर आ जाता, बस एक नेगेटिव साइन हो जाता। नेगेटिव साइन कैसे जाता? M2 माइनस M1 हो रहा होता आपका। उस केस में आपने जो एक्सेलरेशन को डाउन समझा था वो एक्सेलरेशन ऊपर हो जाता, आंसर सेम आता, बस वैल्यू नेगेटिव हो जाती उस चीज की। हाँ, कोई अगर महानुभव इंसान है, उसने क्या किया? उसने यहाँ पर T माइनस M1G किया,
उल्टा, और यहाँ पर भी उल्टा किया, टी माइनस एम टू जी कर दिया, तो उसकी आंसर गलत आ सकती है। पर अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमेशा सही आंसर आएगा। ये क्लियर, जब क्लियर है एक्सप्रेशन निकालने का, टेंशन निकालने का, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये सर क्लियर, चलो बढ़िया। देखो यही है वो चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा था। राइट इक्वेशंस यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग ईच एक्सिस फॉर ईच ब्लॉक। ठीक है, हर ब्लॉक के लिए हमने क्या किया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशंस लिखे हैं और उनको सॉल्व किया है। ये हो गया मेरा एफबीडी का पार्ट, ये हो गया मेरा पार्ट 3। ठीक है, यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अब आओ इस क्वेश्चन पे जल्दी से। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है सर 8:41, 8:43 तक का टाइम है। खटाक से मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो। दो ब्लॉक रखे हुए हैं, दोनों को रेस्ट से छोड़ा है, बताना है कि एक्सीलरेशन कितना है और टेंशन कितना है। किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, हालांकि इसमें दिख रहा है साफ साफ कि 3 kg का बॉक्स भारी है तो वो नीचे जा रहा होगा और 2 kg का बॉक्स ऊपर आ रहा होगा। खटाक से जल्दी से मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट पे रख के आओ। और कोई भी बच्चा ज्यादा दिमाग लगा करके इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेगा, ये फॉर्मूला एक स्पेशल केस के लिए था। कभी भी केस गड़बड़ाएगा, फॉर्मूला गलत हो जाएगा, इसलिए पूरे प्रोसेस को सॉल्व करना है। एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन सॉल्व करो और तब आंसर लेकर के आओ। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं रटना है, फॉर्मूला रटोगे एग्जाम में गड़बड़ होके आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं आते हैं, अलग अलग स्पेशल केस बनते रहते हैं। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है। जिसका आंसर है मुझे बताना कि किस आंसर कौन सा सही है इसमें से। ठीक है, आया किसी का आंसर, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। जल्दी, स्टूडेंट्स 44 हो चुका है टाइम सब। आया किसी का आंसर, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग लग सकता है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने में, बट वही बात है, एक बार आप लोग हैबिचुअल हो जाएंगे चीज़ों के तो खट 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 सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन सॉल्व भी हो सके। आता रहेगा और सॉल्व नहीं हो पाया तो फिर कुछ फायदा नहीं हो पाएगा उसका। ठीक है,
आया सर ए। चलो ए आया, मुझे आंसर नहीं पता है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ भी नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या आंसर सही है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जल्दी जल्दी अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे चीज को, आई होप सबको याद होगा। 3 kg नीचे जाएगा, 2 kg ऊपर आएगा, अज्यूम करते हैं ये ए से नीचे जा रहा है, ये ए से ऊपर आ रहा है। एफबीडी बनाएंगे तो क्या क्या लगेगा, इसके ऊपर टेंशन टी लग रही होगी, इसके नीचे टेंशन लग रही होगी एम जी, इसके ऊपर टेंशन टी लग रही होगी, इसके नीचे लग रही होगी एम जी। इसकी एम कितनी होगी, 2 × 10 यानी कि 20। इसकी एम जी कितनी रही होगी, 3 × 10 यानी कि 30। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, पहले ब्लॉक के लिए देखो, टी ऊपर है, 30 नीचे है, एक्सलेशन नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि बड़ा कौन है, एम जी मेरा बड़ा है इस केस में। तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा मेरा एम ए। एम कितना है 3, और एफ इज इक्वल टू एम ए यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। टी माइनस 30 इज इक्वल टू 3 ए। ये बन गया मेरा पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन सॉरी। अच्छा इसमें देखो, टी ऊपर है, 20 नीचे है, और ए ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि टी मेरा इस केस में बड़ा है। तो टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। ये क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टी टी कट जाएगा, बचा मेरा क्या, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5a, यानी कि 10 इज इक्वल टू 5a, यानी कि a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कट गया, ए और सी में से कोई भी हो सकता है। अब खट से किसी भी एक इक्वेशन में 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें मैंने पुट किया a इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, 3 to the 6, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा मेरी, टी की वैल्यू 24 न्यूटन। तो A2 और टेंशन 24 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा एकदम एकदम करेक्ट। अगर किसी को बहुत दिमाग लगाना है तो सेकंड इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकता है। अच्छा एक और चीज जो आप लोग कर सकते हैं, मान लो अगर आप लोगों ने यहाँ पे गलत इक्वेशन लिखी होती, मान लो मैं हड़बड़ में इतना ध्यान नहीं दिया और मैंने लिख दिया t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a, इसको ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो सेम वही चीज होगी, t माइनस टी कट जाएगा, 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -10, और 3 प्लस 2a कितना हो जाएगा, 5 की, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। डायरेक्शन बस आपको पता चल गया कि डायरेक्शन जो आप लोग ले रहे थे डायरेक्शन गलत है, a की वैल्यू +2 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा, डायरेक्शन उल्टा पुल्टा हो सकता है, बट आई होप कि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था कि कैसे पता करना है किसकी साइड फोर्स ज़्यादा है, और F1 माइनस F2 करना है कि F2 माइनस F1 करना है, आप लोगों को वो याद रहेगा। उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर निकल के आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टेल स्टूडेंट्स, क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर सर, चलो बढ़िया। अच्छा जब ये क्वेश्चन क्लियर है तो आई होप कि आप लोग इस तरह के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें ऐसे पूरी 2 बॉक्स टंगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग अच्छे लेवल में फिजिक्स सॉल्व करेंगे ना तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है इसमें। क्या आता है, आप लोगों ने बुक का नाम सुना होगा एच सी वर्मा। एच सी वर्मा का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, एच सी वर्मा सर को जाना ही जाता है अपने बंदर के क्वेश्चन के लिए। तो ये है हमारा बंदर का क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे तो एच सी वर्मा सर पे एक जो यूट्यूब वीडियो बनी है, आई गेस वायरल पिक्चर या किसी की है, टीवीएफ या स्क्रीन पत्ती किसी की है, अ डे इन लाइफ ऑफ एच सी वर्मा, आप लोग देख सकते हैं उस चीज़ को, काफ़ी अच्छी बुक, काफ़ी अच्छी वो वीडियो थी। तो उसमें भी इस बंदर के कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है कि एच सी वर्मा सर की किताब में बंदर का कॉन्सेप्ट जरूर होता है। बंदर का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर कहते हैं ना कि सपोज करो मेरा यहाँ पे एक पुली टंगा हुआ है, और यहाँ पर मेरा एक फल रखा हुआ है, सपोज करो ये बनाना है, और यहाँ पर ना कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पर एक बंदर है।
ये है मेरा मंकी। इस मंकी की आपको वेट दे दी जाती है 10 kgs, ठीक है, मंकी की वेट है 10 kgs। अब ये मंकी ना, इस मंकी को चाहिए ये बनाना, ठीक है। ये मंकी क्या कर रहा है, ये मंकी इस रोप पे चढ़ रहा है ऊपर की ओर। अच्छा, जब ये मंकी रोप पे चढ़ रहा होगा, ऑफ कोर्स बनाना मंकी से हल्का है, तो मंकी जब रोप पे चढ़ रहा होगा तो ये बनाना नीचे की ओर जा रहा होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये जो मंकी है ये बहुत बेवकूफ है, इसको ये फिजिक्स नहीं आती है। इसको नहीं पता है कि अगर ये ऊपर चढ़ेगा तो बनाना नीचे चली जाएगी। ये नंबर है अपना मस्त ऊपर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है ना, कि आपको बताना है कि मंकी किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और क्या कभी मंकी बनाना को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। तो ये भी सेम उसी चीज पे बेस्ड है। आप लोग मंकी के एक्सेलरेशन को इसमें ए अज्यूम कर सकते हैं, बनाना नीचे ए से जा रहा है, इसकी वेट दी हुई है, इसकी भी समथिंग वेट दी होती है आप लोगों को। तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक फंडा ये है कि हमने जो M1 और M2 मास लिया है ना, इन दो मास को क्वेश्चन को घुमाने के लिए इन दो मासेस की जगह ऐसे ऐसे मंकी और बनाना को रख देगा, या कभी M2 की जगह कह देगा कि कोई एक नीचे फोर्स लगा रहा है। एक इंसान है जो कोई, वो जो वेल वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि एक तरफ बाल्टी टंगी हुई है, इंसान को बाल्टी चाहिए, वो उसको रस्सी को नीचे खींच रहा है। बताओ कि वो इतने फोर्स से खींच रहा है तो रस्सी जो बाल्टी है वो कितने स्पीड से उसके पास, कितने एक्सेलरेशन से बाल्टी उसके पास जा रही है। तो सब कॉन्सेप्ट एक ही जैसे होते हैं, सब में वही करना है। दो फोर्स लगाने हैं, T-M1G और M2G माइनस टी करना है, F=ma लगाना और उसको सॉल्व करना है। वो सारे क्वेश्चन एक तरह के होते हैं। एक मैं नया क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करवाना चाहता हूँ। वो मेरा नया क्वेश्चन क्या है, अब मेरा जो पुली है ना वो सिंपल पुली नहीं है, ऐसा एक ट्रायंगुलर पुली बन गया है, ठीक है। मेरा अब यहाँ पे पुली टंगा हुआ है, ये रहा मेरा नया पुली, ठीक है। मैंने कहा कि पुली का जो एक सोर्स है उसके यहाँ पर एक बॉक्स है M2, दूसरा सोर्स यहाँ पर है, इसका बॉक्स ये M1 है, ठीक है। एप्लीकेशन आप लोगों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपने नोट्स मटेरियल में बहुत भर भर के देखे होंगे। अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पुली का क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा ही होगा उस बुक में, ठीक है। अब कह रहा है आपको कि ये एंगल जो है, मैं क्वेश्चन को इजी रख रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है, ठीक है। ये एक ऐसी पुली बन रही है मेरी, ये 45 डिग्री है। अब आपको बताना है कि इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है। एक कंडीशन दे रखी है कि M2 बड़ा है M1 से, यानी कि इससे वाला इस साइड जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है। तो बताना है कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है और टेंशन कितना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक नया क्वेश्चन है। इसमें जो मेरा स्टेप 2 मैंने आपको बताया था ना, कंपोनेंट्स ब्रेक करने वाला, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से लग रहा होगा। तो आइए इस क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपके जो तीनों स्टेप्स है, तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे और पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एनएलएम की। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम एफबीटी ड्रॉ करते हैं। चलिए पहले एफबीटी ड्रॉ करते हैं। ये मेरा M2 है, M2 के लिए एफबीटी ड्रॉ करते हैं। M2 मेरा मान लो यहाँ पे है, ठीक है। M2 से वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बहुत बहुत बच्चे इस चीज में गलती करते हैं, M2G को इस साइड लेने लगते हैं। नहीं, M2G हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है। अगर M2 ऐसे खड़ा है ना तो M2G इसके इस पॉइंट से ऐसे लग रही है डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो M2G मेरी ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रही है। M2G ये मेरा बॉक्स है M2। अच्छा, ये रोप है तो इस पे ऐसे टेंशन लग रही होगी T इस तरफ, तो एक टेंशन इसकी लग गई T, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल काम आएगा कंपोनेंट्स तोड़ने में। ये एंगल कितना 45 डिग्री है, मतलब कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो मेरा ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। इस चीज को ध्यान से समझना है एकदम कि मैं कैसे कैसे एंगल एज्यूम कर रहा हूं। मुझे इस टी को ब्रेक करना है। ये 45 डिग्री दिया हुआ है तो ये 45 डिग्री, जब ये 45 डिग्री दिया हुआ है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अल्टरनेट अपोजिट एंगल से ये भी मेरी 45 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे ब्लॉक्स 45 डिग्री के थे। मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 45 डिग्री एंगल लिया था। क्वेश्चन कब टफ बनेगा? हाँ बेटा बताओ।
सर वो पेन दूसरा यूज करोगे? क्या? वो कलर सर दूसरा यूज करो, अच्छे से दिख नहीं रहा है ब्लू कलर में। अच्छा ठीक है, रुको मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। चलो रेडी यूज करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। आओ, मैंने कहा ये मेरा M2 था, इससे नीचे आया M2G का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ मेरा टेंशन लगा T, मुझे इस T को ब्रेक करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में ब्रेक करते हैं। तो ये मेरा दिख रहा है, ये ऑल्टर है, ये तो मुझे दिख रहा है कि वर्टिकल ही है। ये T ऑल्टर लग रहा है, मुझे इसको ब्रेक करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके जो एक्सेस है ना, एक्सेस को ड्रॉ किया। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये वर्टिकल एक्सेस, ये टी का कंटिन्यूशन, और ये ऐसा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को एक्सेस बना लीजिएगा। अब ये 45 डिग्री मुझे नीचे वाली एंगल दी थी, मतलब कि ये वाली एंगल जो मेरी है ये 45 डिग्री है। मुझे या तो ये निकालनी है, ये एंगल निकाली, आइदर ऑफ द टू मैं निकाल करके टी कॉस और टी साइन ले सकता हूँ। ये 45, तो मेरी ये 45, ये 45, तो ये 45, ठीक है। अभी बहुत इजी लगा, पर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, उसमें मैं 60-30 कर दूंगा। जब वो 60-30 हो जाएगा ना, दोनों एंगल, ये एंगल को 60 कर दूंगा, इसको 30 कर दूंगा, तब इतना आसान नहीं रहेगा। अभी तो सबको दिख रहा होगा कि सारे जितने ही मेरे एंगल, सारे एंगल 45 डिग्री के हैं। पर 60-30 वाले केस में थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि थोड़ा सा ध्यान देकर के एंगल को डिवाइड करना होगा। तो अभी के लिए यहाँ देखो, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45, मतलब मैं इसके कंपोनेंट्स को तोड़ सकता हूँ किस तरीके से। ये इस तरीके से यहाँ जाएगा टी कॉस 45, और ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, ये गया एक कंपोनेंट टी 45, एक कंपोनेंट ऊपर टी साइन 45, ठीक है। मैंने इसके दोनों कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए हैं। सिमिलरली आते हैं M1 पे। M1 का नीचे क्या लग रहा होगा, M1G। M1 पे इधर की ओर टेंशन लग रहा होगा, इसका इधर की ओर टेंशन लग रहा होगा T, और इसका नीचे लग रहा है M1G, ठीक है। तो M1 का यहाँ टेंशन लग रहा है T। सिमिलरली जैसा इसको सॉल्व किया था ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले सारे एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे, ये एक्सेस, ये एक्सेस, ये एक्सेस, और ये एक्सेस। 45 डिग्री कौन सा है, ये वाला मेरा 45 डिग्री है। ये 45, तो ये 45, ये तो ये 5, तो ये 45। कंपोनेंट्स ब्रेक कैसे करेंगे, इसका एक ये कंपोनेंट आएगा टी साइन 45, और ये कंपोनेंट आएगा टी कॉस 45, ठीक है। तो मैंने इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए हैं। अब देखो, मुझे क्या लगाना है, मुझे लगाना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहला केस जो मैंने लिया है ये भी के लिए, वो पहले एज्यूम करते हैं केस 1, जब मेरा एक्सीलरेशन 0 है, पूरा का पूरा जो मेरा सिस्टम है वो स्टिल एज इट इज खड़ा है, ठीक है। मेरा पूरा का पूरा सिस्टम स्टिल एज इट इज खड़ा है, अभी कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ये सबसे बेसिक केस होता है ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सके आप लोगों को। जब मेरा सिस्टम स्टिल खड़ा है तो मैं क्या कहूँगा, कहीं भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है इस पूरे पार्ट में। जब कहीं एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है तो उसका क्या मतलब होगा, जो ऊपर का पार्ट है और जो नीचे का पार्ट है दोनों इक्वल है। यानी कि टी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, M2G। और यहां से क्या लिख दूंगा, टी कॉस 45 इक्वल टू M1G। टी साइन 45 में कितना कर सकता हूँ, M2G है। साइन 45 की वैल्यू मुझे पता होती है, 1/√2 होती है। M की वैल्यू मुझे पता है, G की वैल्यू पता है, यहाँ से T की वैल्यू क्या आ जाएगी, M2G डिवाइडेड बाई 1/√2 या फिर √2, ठीक है। ये T की वैल्यू आ गई। सिमिलरली T की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी मेरे पास। दोनों ही केस में मेरे टेंशन सेम हो रहे होंगे क्योंकि सिमिलर पुली है मेरी, जो मेरा रोप है दोनों केस में सिमिलर जा रहा है, ठीक है। ये एक केस था मेरा जब एक्सीलरेशन दोनों के बराबर है। अब इसका एक डिफिकल्टी लेवल और बढ़ता है। उसमें क्या होगा, मेरा जो एक्सीलरेशन है वो कुछ समय ए आ रहा होगा,
ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट कर रहा है और मुझे इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, m2g मुझे लिखा था क्वेश्चन में, m2 बड़ा था m1 से, तो एक्सेलेरेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इधर कर रहा होगा, इस तरह। Sir, you are not audible. Am I Yes, audible? sir, you are audible. ठीक है। तो मैंने कहा कि इस वाले फेज पे दोबारा आते हैं जो कंपोनेंट ब्रेकिंग वाला पार्ट है। क्यों? अभी उसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा मैं। वो स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी सॉरी। तो यहां से मैं अब कंपोनेंट ब्रेकिंग वाले पार्ट पे दोबारा आता हूं। मेरा टी इधर लग रहा था, m2g नीचे था। अब जब एक्सेलरेशन का केस आ गया है ना, मुझे कहा गया एक्सेलरेशन मेरा इस साइड है, तो आप दो चीज कर सकते हो। पहला केस, जो ज्यादा मेहनत वाला काम है, कि m2g को ऐसे ही छोड़ दूंगा, टी का दो कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, और चूंकि एक्सेलरेशन तो मेरी इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ब्रेक करूंगा। एक्सेलरेशन को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करूंगा, टी को भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करूंगा, और फिर हॉरिजॉन्टल साइड में लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल साइड में लगाऊंगा वर्टिकल एक्सेलरेशन। ये है एक टफ कॉन्सेप्ट। इजी चीज क्या है कि एक्सेलरेशन को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, टी को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बस m2g को ब्रेक कर देता हूँ। m2g को टी के अलॉन्ग ब्रेक कर दूंगा और टी के परपेंडिकुलर में, तो मुझे एक्सेलरेशन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने m2g को इस पर ब्रेक किया है। ठीक है, ये एंगल थी कितनी मेरी, 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री, साइमल्टेनियसली ये एंगल 45 डिग्री। तो मैंने कहा मैं m2g को ब्रेक कर रहा हूं। m2g के मेरे दो कॉन्सेप्ट कंपोनेंट बनेंगे, एक इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा m2g cos 45 डिग्री, और एक इस साइड बनेगा m2g sin 45 डिग्री। ठीक है, एक्सीलरेशन मेरा किस साइड है? एक्सीलरेशन मेरा इस साइड है। बस बहुत इजी सी बात है, एक्सीलरेशन नहीं है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस वाले फोर्स के कारण जो मूवमेंट हो रहा होगा उसकी वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये चीज मेरी खत्म हो जाएगी। ये साइड में आते हैं, ये साइड में क्या बन रहा है इक्वेशन, ए इस साइड लग रहा है, मतलब कि m2g sin 45 बड़ा है, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, m2g sin 45 डिग्री माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ये बना मेरा पहला इक्वेशन। मैंने क्या किया, मैंने अपना काम आसान किया, टी को ब्रेक नहीं किया, m2g को ब्रेक किया। इसकी वजह से एक ही ब्रेक करना पड़ता।
अगर बहुत मेहनत करनी है तो मैं टी को भी ब्रेक करूंगा, ए को भी ब्रेक करूंगा और तब एक्सलेशन लगाऊंगा, ठीक है। तो वो काम हमको नहीं करना है, तो हमने वो काम नहीं किया। सेकंड वाले पार्ट में जब सिमिलरली बॉडी नंबर 2 के लिए, बॉडी नंबर 1 के लिए बना रहे होंगे, तो उसके लिए क्या था मेरा, उसकी M1G नीचे लग रही थी, उसका टी इधर था, उसके कंपोनेंट्स बनाए थे ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री दी हुई थी, ये 45 हो जाएगी और ये 45 हो जाएगी। उसका एक्सेलेरेशन किधर लग रहा था, इसका एक्सेलेरेशन डाउन जा रहा है, तो उसका एक्सेलेरेशन अप जा रहा है। अप मतलब इस डायरेक्शन में, टी के डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ए लग रहा है। अगेन M1G का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इस साइड में क्या आएगा, M1G sin 45, और इस साइड में क्या आएगा, M1G cos 45। इसका कोई काम नहीं क्योंकि इस साइड नहीं एक्सेलेरेशन, नहीं एक्सेलेरेशन इस साइड है। टी बड़ा होगा क्योंकि टी के साइड एक्सेलेरेशन जा रहा है, तो यहां से क्या लिख लेंगे, टी माइनस M1G sin 45 डिग्री इज इक्वल टू M1A। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अगेन दोनों को ऐड करेंगे, ये और ये कट जाएगा, बचेगा कि मेरे पास क्या, G sin 45 डिग्री M2 माइनस M1 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया था तो A M1 प्लस M2, और A की वैल्यू यहां डाल देंगे, M2 माइनस M1 G sin 45 डिग्री माइनस M1 प्लस M2। ज्यादा परेशान मत होना, बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज किया है मैंने, इसकी वजह से इक्वेशन थोड़ी खतरनाक दिख रही है। ना तो आपको इसको याद करना है, ना इसको एग्जाम में यूज करना है, तो आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो इतना वेरिएबल नहीं आएगा, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन था इस पुली वाले सिस्टम का, जिसमें कि ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है। इसमें एडवांस सिस्टम में क्या जाते हैं, पहले तो कहता है कि फ्रिक्शन आ गया है, जो ये एंगल है इस एंगल को चेंज कर देता है, चेंज एंगल। एंगल चेंज करने से क्वेश्चन अपने आप थोड़ा सा टफ बन जाता है, क्यों, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है कि 45 45 45 सब टूट रहा है। उस टाइम आपको ध्यान देना होगा कौन सा एंगल 30 डिग्री, कौन सा एंगल 60 डिग्री है। एक दिक्कत वहां आती है, दूसरी दिक्कत फ्रिक्शन लगा देता है, मतलब कि एक एडिशनल फोर्स आया है। अभी आपके पास कितने फोर्स थे यहाँ पे, दो फोर्स काम कर रहे हैं, टेंशन और M1G। उस टाइम जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो बॉडी जिस तरफ मूव कर रही है उसके अपोजिट फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, मतलब कि अगर मेरा टी इधर लग रहा है, बॉडी इस साइड मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो एक इस साइड एफ फोर्स भी आ जाएगी, तो टी प्लस M2 साइन 45 माइनस टी माइनस एफ का भी एक पार्ट आ जाएगा, और यहाँ पे भी इस साइड एफ लगने लगेगी, ऊपर जा रही बॉडी तो इस साइड एफ लगने लगेगी, तो यहाँ पे भी एक एफ लगेगी। दोनों की म्यू की वैल्यू दी हुई होगी, म्यू एन, अगर आप लोग फ्रिक्शन पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत भी, तो फ्रिक्शन से क्वेश्चन और टफ होने लगता है। बट इतना बेसिक चीज इतनी थी कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे करके जा रहा हूं, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को मार्क कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, मेरा पुली तो ऐसा का ऐसा ही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ब्लॉक है M2, ये ब्लॉक है मेरे पास M1, मुझे पता है M2 ग्रेटर देन M1 दिया हुआ है। अब मैंने कहा ये एंगल मेरी 30 डिग्री है और ये मेरी एंगल मेरी 60 डिग्री है। एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ मुझे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा तो अलग अलग चीजें कॉन्सेप्ट खुलेंगे, तो थोड़ा आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। बाकी और कोई दिक्कत आज की क्लास में, कोई भी डाउट? आई होप कि मैंने आप लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छे से समझाया हो पूरे बेसिक्स के साथ, जितना मुझे लग रहा था कि जितना बेसिक्स की आपको जरूरत है मैंने अपनी बेसिक्स का यूज किया है, ठीक है। एक बार हो सकता है नमन सर भी आपको दोबारा एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराएंगे, तो आप उनसे भी पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई किसी को कोई दिक्कत? नो सर, चलो बढ़िया, ठीक है फिर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।